वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आधी अंग्रेजी ना आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे मॉडल्स को करवाने वाली हूँ जिसे आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है इसका और हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा ये यूज होता है। मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं आपको रटवाने के लिए नहीं लाई हूँ ये वीडियो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लाई हूँ। इस वीडियो में आपको सभी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। सभी तरह के सेंटेंसेस लेकर आई हूँ मॉडल्स वर्ब के साथ। सारे मॉडल्स वर्ब इसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे अगर आप उसे अच्छे से सीख लेते हो तो आप उसे प्रैक्टिस करके बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हमारा है वुड का। अब आप बताइए, होगा, ये तो हम विल बी का यूज करते हैं ना, होगा यानी कि फ्यूचर की बात हो गई, तो क्या हम इसमें विल का यूज करेंगे? लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि इसमें वर्ड का यूज करना है, तो विल का कैसे यूज करेंगे? तो गाइस ये थोड़ा आप ध्यान से समझिए कि विल कहाँ लगता है और वुड कहाँ लगता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वर्ड की जगह विल लगा देते हैं और विल की जगह वर्ड लगा देते हैं। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप प्रेजेंट में कोई ऐसी बात बोल रहे हैं ना जो फ्यूचर आगे की आ रहा है, जैसे कि वह इस वक्त खेल रहा होगा, वो इस वक्त जा रहा होगा, मतलब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि वो जा रहा होगा बोल रहे, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में जा रहा होगा ये नहीं बोल रहे, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि वो इस वक्त खेल रहा होगा, वो इस वक्त जा रहा होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में बोल रहे कि वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, मतलब वो फ्यूचर में वो काम कर रहा, आने वाले समय में वो काम वो करेगा, उसमें हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोलते हैं कि वो ये काम कर रहा होगा इस वक्त, वो खेल रहा होगा इस वक्त, तो उसमें वर्ड का यूज करना हो। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको जैसे कि एग्जाम्पल से हमारा, वह स्कूल जा रहा होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए गए हो और आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो आप उस वक्त बोल रहे कि मेरा भाई स्कूल जा रहा होगा, क्योंकि 10 बज गया है, स्कूल का टाइम हो गया होगा, स्कूल का टाइम हो गया है, वह स्कूल जा रहा होगा। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फ्यूचर में बोले कि वो स्कूल जाएगा, ऐसा तो नहीं बोले। हम बोल रहे वो स्कूल जा रहा होगा, जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त वो स्कूल जा रहा होगा, तो उसमें हमको वर्ड बी का यूज करना होगा। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वह जा रहा होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोले ना कि वह स्कूल जा रहा होगा। अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव बोले कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, प्रेजेंट में आपका फ्रेंड पूछा कि आपका भाई कहाँ है और आप बोल रहे वह स्कूल नहीं जा रहा होगा क्योंकि उसका मूड नहीं है, उसका तबीयत खराब है, तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, प्रेजेंट में नहीं जा रहा होगा। ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आपको क्या करना है, जो अफर्मेटिव आप सेंटेंस बनाते हैं वो तो आप आसानी से ध्यान में रख लीजिएगा। फिर वही चीज वुड और बी के बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है, तो आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव। अगर यही सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो कैसे होगा? क्या वो स्कूल जा रहा होगा? आप किसी से पूछ रहे प्रेजेंट में क्या वो स्कूल जा रहा होगा, तो आप इसे बनाइएगा वुड ही बी गोइंग टू स्कूल। पहले आपको क्या करना है, जो आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसे आपको पहले लगा देना है वुड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको बी का यूज करना है। तो वुड ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। अगर आपको WH फैमिली वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आप कैसे सेंटेंस बोलिएगा, वह कब से स्कूल जा रहा होगा, ऐसा पूछ रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है वो कब से स्कूल जा रहा होगा। When would he be going to school, वह कब से स्कूल जा रहा होगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होगा या फिर वो वहां जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह इस वक्त खेल रहा होगा, तो इस तरह से आपका सेंटेंस में हो रहा होगा या कर रहा होगा आए प्रेजेंट में। क्या मैंने बोला, प्रेजेंट में वो काम कर रहा होगा तब उसमें आपको वुड का यूज करना है, लेकिन अगर फ्यूचर में कर रहा होगा तो उसमें विल का यूज करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो वुड बी का यूज हम कब करेंगे, आपको समझ में आ गया। ये आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, तो इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक देखा, अभी मैं इसमें बहुत सारे आपको दिखाने वाली हूँ जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर ही पाएंगे, आसानी से समझ लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। ये जो कैन बी होता है ना, सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट राम है, राम स्कूल में हो सकता है,
मतलब राम की जो अवस्था है वो स्कूल में होने की है। तो इस सेंस में आपको कैन बी का यूज करना है। पहले ये जान लीजिए बी का मतलब क्या होता है, होना होता है ना। हम आज बी की यूजेस को ही जान रहे हैं, इसमें आपको सबके साथ बी नजर आएगा। तो यहाँ बी का मतलब होना, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था को बताने के लिए आप बी कैन बी का यूज करेंगे। पापा घर पर हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पापा का फ्रेंड आपको मिल गए रास्ते में, आपके पापा का फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारा पापा कहाँ है, तो आप बोल रहे पापा घर पे हो सकते हैं, मतलब पापा की अवस्था घर पे होना है। तो पापा घर पर हो सकते हैं, पापा कैन बी एट होम। पापा कैन बी एट होम, पापा की अवस्था घर पे होना है। पापा घर पे नहीं हो सकते, अगर नेगेटिव सेंटेंस आप अपने पापा के दोस्त से बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं हो सकते हैं, उनके घर पे होने की अवस्था नहीं है, तो पापा कैन नॉट बी एट होम। या फिर आप कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं पापा कांट बी एट होम। क्या पापा घर पर हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्यों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ये मैंने बहुत ही बार आपको समझाया है। जब आपको किसी से आधा जवाब चाहिए ना, अगर आपका पापा का फ्रेंड आपसे पूछ रहा है क्या तुम्हारे पापा घर पर हो सकते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, हाँ ना, ऐसे जवाब दीजिएगा ना। अगर आपके पापा घर पे होंगे तो आप बोलिएगा यस, अगर आपके पापा घर पे नहीं होंगे तो आप बोलिएगा नो। मतलब आप आधा जवाब दे रहे, छोटा सा जवाब दे रहे, तो उसमें आपको क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी होगी। लेकिन अगर आप पूरा जवाब दे रहे कि हाँ मेरे पापा घर पर हो सकते हैं, तब उसमें आपको WH फैमिली वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो हम क्या बोल रहे, पापा घर पर हो सकते हैं, कैन पापा बी एट होम। कैन पापा बी एट होम। पापा कब से घर पर हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा ना, पापा कब से घर पे हो सकते हैं। आप बोलेंगे पापा 10 बजे से घर पे हो सकते हैं, या फिर पापा सुबह 8 बजे से घर पर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा जवाब दे रहे हैं। WH फैमिली वर्ड से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। कब से के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन कैन पापा बी एट होम, उसके बाद हमारा सिंपल जो ये सेंटेंस था वही यहाँ पर उठा के हम लोग बैठा दिए। सिर्फ कब से के लिए व्हेन का यूज कर दिए। व्हेन कैन बी पापा एट होम, पापा कब से घर पर हो सकते हैं। तो ये हो गया कैन बी के बारे में। अब ये जो नीचे आप सेंटेंस देख रहे हैं, राम स्कूल में नहीं हो सकता है, राम की अवस्था स्कूल में नहीं होना है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको कैन बी समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो इसका जवाब दीजिए आप तुरंत। वीडियो अभी देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेगी। साथ में आप सीखते जाइए, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए। मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगी सभी का एग्जाम्पल देते हुए चलूंगी, ताकि आपका प्रैक्टिस होते हुए चले। तो राम स्कूल में नहीं हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब है यूज्ड टू। अब एक बात बताइए, यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग है आदी हूं। आदी मतलब क्या होता है, आदी मतलब होता है आदत होना। मुझे फुटबॉल खेलने की आदत है, मुझे वहां जाने की आदत है, तो आदी होना ही आदत हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जितने भी मैंने यूज्ड टू के यूजेस को आपको बताया है, मैंने सभी में आपको ये यूजेस बताया है। था मतलब वो पास्ट में वो काम करता था, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं, ये आपको मैंने बहुत बार बताया है। लेकिन यूज्ड टू का यूज हम आदी हूं के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं इस माहौल के आदी हूं, मतलब ये जो माहौल है ना, इसकी आदत है मुझे, मैं इस माहौल के आदी हूं, तो हम बोलेंगे मैं के लिए आई एम, आई के साथ एम, यूज्ड टू दिस एटमोस्फेयर। आई एम यूज टू दिस एटमोस्फियर, मैं इस माहौल के आदी हूं, मतलब इस माहौल के आदत में मैं ढल गया हूं। तो यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, वो तो आपको पता है, इसलिए मैंने वो आपको नहीं बताया है। वो चीज मैंने बताया है जो आपको नहीं पता है, यानी कि आदी हूं, आपको ये बात नहीं पता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताया है। तो मैं इस माहौल के आदी नहीं हूं, नेगेटिव सेंटेंस, तो किस तरह नॉट का यूज इसमें करेंगे। आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर, आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर, मैं इस माहौल के आदी नहीं हूं। आपको आई एम के बाद ही नॉट का यूज करना है, उसके बाद यूज्ड टू का यूज करना है। क्या मैं इस माहौल के आदी हूं, हाँ मैं इस माहौल के आदी हूं, तो मतलब आधा जवाब मैंने दिया ना, हाँ। तो क्या बोलेंगे, एम आई यूज टू दिस एटमोस्फियर,
आई एम यूज टू दिस एटमोसफियर। अब मैं क्वेश्चन करूंगी, क्यों मैं इस माहौल की आदी हूं, क्यों मुझे आदत है इस माहौल की। क्वेश्चन पूछ रही, क्यों से स्टार्ट हो गया, तो अब पूरा जवाब चाहिए मुझे। मैंने क्यों से क्वेश्चन पूछा, तो बोलेंगे वाई एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर। वाई एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर, सिर्फ क्यों के लिए आपको वाई का यूज करना है। उसके बाद जो आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए ना, वही वाला यहाँ पे आपको उठाकर बैठा देना है, बस काम खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या बोलेंगे, वाई एम आई यूज टू दिस एटमोसफियर, क्यों मैं इस माहौल के आदी हूं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूं, मैं फुटबॉल खेलने के आदी हूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकता था, मतलब था बोल दिए तो पास्ट बोल दिए ना। कुड बी की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, थोड़ी हाई होती है। जैसे कि मैंने बोला मैं व्यस्त हो सकती थी। मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा क्या आप बिजी हो, मैं बोल रही हूँ आपसे मैं व्यस्त हो सकती थी। अगर मैं वीडियो बनाने लगती तो मैं व्यस्त हो सकती थी, लेकिन मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं अभी व्यस्त नहीं हूँ। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं व्यस्त हो सकती थी। क्या मैंने बोला, पास्ट में मैं व्यस्त हो सकती थी। आई कुड बी बिजी, मैं व्यस्त हो सकती थी। जब आपके सेंटेंस में ऐसा आए ना, हो सकता था, हो सकती थी, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, तो उसमें आपको कुड बी का सिंपली यूज कर देना और कुछ नहीं। तो मैं व्यस्त हो सकती थी, आई कुड बी बिजी। मैं व्यस्त नहीं हो सकती थी, मैं व्यस्त नहीं हो सकती थी, आई कुड नॉट बी बिजी। क्या मैं व्यस्त हो सकती थी, कुड आई बी बिजी। कुड आई बी बिजी, क्या मैं व्यस्त हो सकती थी। मैं क्यों व्यस्त हो सकती थी। अब आपने पूछा क्या मैम बिजी हो आप, तो मैं बोलूंगी मैं क्यों बिजी हो सकती हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए हर टाइम फ्री हूँ। तो मैं क्यों बिजी हो सकती हूँ, वाई कुड आई बी बिजी। वाई कुड आई बी बिजी। तो कुड बी का सेंस कैसे निकलेगा, हो सकता था। अगर आपके सेंटेंस में आ गया, पास्ट की बात बोल रहा है ना कि ये हो सकता था, वो स्कूल में हो सकता था, वो कॉलेज में हो सकता था, वो घर पे हो सकता था। अब एक सेंटेंस आपको एक होमवर्क के लिए दे रही हूँ, यह खतरनाक हो सकता था, मतलब आपको 100% श्योर है आप कि ये खतरनाक है, नहीं है ना। आपको ये पॉसिबिलिटी है कि वह खतरनाक हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी हाई नहीं है, बट फिर भी आपको पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत कि यह खतरनाक हो सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कुड बी का यूज करते हुए, जो आपको समझ में आ गया होगा। शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए पास में, नहीं, कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने बोला किसी को एडवाइस दे रहे हम कि आपको टीचर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, उसे घर पे होना चाहिए और उसे स्कूल में होना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट है उसे कहीं होना चाहिए। मान लीजिए सब्जेक्ट आप है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अभी घर पे होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि सब्जेक्ट है आप और आपको घर पे होना चाहिए, तो इसमें हम शुड बी का यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला पापा को ऑफिस में होना चाहिए। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा भी कहाँ हो सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं मेरे पापा को ऑफिस में होना चाहिए। क्यों ऑफिस में होना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा का टाइमिंग है ऑफिस का, मेरे पापा को अभी ऑफिस में होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट कौन है, आपके पापा, और सब्जेक्ट को अभी ऑफिस में होना चाहिए। तो आप बोलेंगे पापा शुड बी इन द ऑफिस। पापा शुड बी इन द ऑफिस। पापा को ऑफिस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस, पापा शुड नॉट बी इन द ऑफिस। पापा शुड नॉट बी इन द ऑफिस। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे क्या पापा को ऑफिस में होना चाहिए, शुड पापा बी इन द ऑफिस। पापा को कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड पापा बी। वेयर शुड पापा बी, पापा को कहाँ होना चाहिए। तो जब आप किसी के सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने, जैसे कि आपको टीचर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक प्रिंसिपल होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट के कुछ होने या कहीं होने की बात करेंगे, तो उसमें हम शुड बी का यूज करेंगे। अगर शुड बी आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक सेंटेंस होमवर्क के लिए देती हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करें और खुद की जो थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है ना उसे दूर कर लें। तो आपका सेंटेंस है आपको घर पर होना चाहिए। इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका आंसर दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। अब है हैविंग टू।
ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा है। तो पड़ रहा है आप ये डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते होंगे ना, पड़ रहा है, मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो इसमें हम यूज करते हैं हैविंग टू। तो मैं आपको बस यही चीज सिखाना चाहती हूँ जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। तो पढ़ रहा है आप तो यूज करते हैं हिंदी सेंटेंसेस में, तो इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको हैविंग टू का यूज करना है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हो, उसी वक्त मैंने आपको कॉल कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोले कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ने का आपको बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा, आप पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपकी मम्मी ने आपको डांटा है, इसीलिए बोल रहे हैं आप कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में। तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने एम का यूज किया है ना, ये अगर आप यहाँ पर मुझे बोल रहे आई के साथ एम का यूज होता है, इसीलिए मैंने एम का यूज किया। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम उसमें इज का यूज करते। अगर हमारा जो अदर ऑब्जेक्ट बच गया वी यू दे, अगर वो रहता तो हम आर का यूज करते। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये चेंज हो सकता है। आप पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल बी का यूज भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस समय की बात कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो आप मुझसे बोल रहे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे नहीं डांटा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत खुश होकर आपको बता रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। अब क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू स्टडी, एम आई हैविंग टू स्टडी, मुझे कब से पढ़ना पड़ रहा है, since when am I having to study, since when am I having to study। तो जब आपको कोई काम करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो हैविंग टू का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, मुझे खेलना पड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए मैंने था बता दिया, तो मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर दूँ। यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट की बात की थी, इसलिए इज एम आर का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन पास्ट के लिए आप वॉज वर्ब का यूज कीजिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ फ्यूचर की बात करती तो आपको विल बी का यूज करना होता। तो आप अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा विल बी, विल बी का मतलब होता है रहा होगा। ये बहुत इजी है, ये तो टेंस का आ गया। विल बी का मतलब कोई काम कर रहा होगा, मैं खेल रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रही हूँगी। तो फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा, फ्यूचर में वो काम अगर आप कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं मैंने बोला, फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे तो उसमें विल बी का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें वुड बी का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट के लिए आप वुड का यूज कीजिएगा और फ्यूचर के लिए विल का यूज कीजिएगा। वह खेल रहा होगा फ्यूचर में आने वाले दिनों में। मान लीजिए कल क्रिकेट मैच है, कल क्रिकेट खेलना है और आज बोल रहे हैं कि वह खेल रहा होगा, तो कल है तो कल ही ना खेलेगा, तो वह खेल रहा होगा फ्यूचर में, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग। वह किसके साथ खेल रहा होगा, Who will he be playing with? Who will he be playing with? वह किसके साथ खेल रहा होगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में फ्यूचर के लिए अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आपको will be का यूज करें, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में बात करें तो उसमें would be का यूज करें। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। आप नहीं जा रहे होंगे फ्यूचर में, आप नहीं जा रहे होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हमारा मे बी। मे बी का मतलब तो आप जानते हैं, मे बी का मतलब होता है होगा या सकता है। आप सभी मॉडल्स के साथ मे का यूज कर सकते हैं। सभी मॉडल्स को हटा दीजिए और मे का यूज कर दीजिए तो भी सही होगा।
कब सही होगा? जब आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी हो। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप वीडियो देख रहे होंगे, तो अब मैं नहीं जानती हूँ कि आप वीडियो देख ही रहे हैं, मैं ये बात नहीं जानती हूँ, मैं बस अपने सोच के हिसाब से बोल रही हूँ। 50% की मेरी पॉसिबिलिटी है कि आप वीडियो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, वो आपकी मर्जी है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप देखोगे, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो आप नहीं देखोगे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? हाफ है, 50% है, तो उसमें मैं मे बी का यूज करूंगी। जब 50% की पॉसिबिलिटी होगी, जैसे वो अभी दिल्ली में होगा, आपने दिल्ली जाते हुए उसे नहीं देखा, आपने किसी के मुंह से सुना कि वो अभी दिल्ली में होगा, तो आप कंफर्म तो नहीं है कि वो दिल्ली में है, आपने बस उसके मुंह से सुना। आपको 50% का पॉसिबिलिटी है कि वो दिल्ली में भी हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है, मैं दूसरों की बातों पे भरोसा क्यों करूं? तो वो दिल्ली में अभी होगा, ही मे बी इन दिल्ली, या फिर आप बोल सकते हैं वो अभी दिल्ली में हो सकता है, ऐसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं, तो भी आपका बनेगा ही मे बी इन दिल्ली। वो अभी दिल्ली में नहीं होगा, ही मे नॉट बी इन दिल्ली। क्या वो दिल्ली में होगा? मे ही बी इन दिल्ली। वो कब से दिल्ली में होगा? When will he be in Delhi? When will he be in Delhi? तो जब आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी हो कि वो वहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आपको कंफर्म नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो अभी दिल्ली में है, तो जब आप 50% की पॉसिबिलिटी की बात करें तो आंख बंद करके उसमें मे का यूज कर दीजिए, आपका सेंटेंस राइट होगा। ठीक है, तो मे बी का हम लोगों ने जान लिया। होमवर्क क्या है? क्या वह घर पर होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये हम लोगों ने जान लिया मे बी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा माइट बी। माइट बी का मतलब होता है शायद होगा। शायद अगर हम किसी सेंटेंस में लगा देते हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी लेस हो जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी एकदम 10 to 20% हो जाती है। मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी कि शायद वो भी दिल्ली में होगा। आपको एकदम भरोसा नहीं है, बस एकदम शायद पे बोल रहे कि शायद वो दिल्ली में होगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है? वह शायद रिया का भाई हो सकता है। आपको पक्का यकीन नहीं है, आप श्योर नहीं है कि वह रिया का भाई ही है, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रहे कि वह शायद रिया का भाई हो सकता है। ही माइट बी रियाज ब्रदर। ही माइट बी रियाज ब्रदर। वह शायद रिया का भाई नहीं हो सकता है। ही माइट नॉट बी रियाज ब्रदर। He might not be Riya's brother. अब वह शायद बिजी होगी। अब आपको पता है वह बिजी है या नहीं? आपको नहीं पता, आप उसे फोन कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि वह बिजी है या नहीं। तो आप सोच रहे कि वह शायद बिजी होगी, आपको पता नहीं है, तो उसमें माइट का यूज करें, क्योंकि शायद हम बोल रहे बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी शो कर रही है, तो हम बोलेंगे सी माइट बी बिजी। सी माइट बी बिजी। वह शायद बिजी नहीं होगी। सी माइट नॉट बी बिजी। सी माइट नॉट बी बिजी। वो शायद बिजी नहीं होगी। तो माइट को तो समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम शायद का यूज कर दे रहे हैं ना। अब आप एक बात और आपकी एक बात बता दूं मैं, माइट का यूज जनरली हम ज्यादा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए हम शायद के लिए मे बी का यूज भी कर देते हैं। आपने बहुत बार किया होगा, मैंने भी आपको बहुत बार बताया होगा कि मे बी के लिए हम शायद का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि वो शायद रिया का भाई हो सकता है, अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी हो कि हाँ वो शायद रिया का भाई है, आपने तो देखा है, तो आप बोल रहे शायद, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म नहीं है कि वो रिया का भाई है। आपने तो बस एक बार देखा है ना, तो उसे अच्छे से पहचान नहीं पा रहे, तो मतलब आपकी पॉसिबिलिटी 50% की है, तो उसमें आप मे बी का यूज कर दे रहे। अगर शायद का यूज करें फिर भी मे बी का यूज आप कर सकते हैं, जब आपकी पॉसिबिलिटी 50% की हो, संभावना 50% की हो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपका सारा फोकस सेंटेंस पे होना चाहिए कि आप किस तरह के सेंटेंस किस हिसाब से बोल रहे हैं। अगर आप वो समझने लगेंगे तो इंग्लिश बोलना तो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत आसान। बस आपको थोड़े सा अपनी सेंटेंस को बोलने का ढंग को समझना होगा, बस हो गया काम खत्म। अब इसका एक होमवर्क दे देती हूँ, वो शायद अभी मुंबई में होगा। शायद वो अभी मुंबई में होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर, और ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई है,
मस्ट जब आप किसी सेंटेंस में यूज कर दे रहे हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी 100% हो जा रही है। मतलब वो जरूर रिया का भाई होगा, वो जरूर दिल्ली में होगा, आपकी जो पॉसिबिलिटी है 100% है। तो उसमें आपको मस्ट, जरूर या अवश्य आप किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो उसमें मस्ट का आपको यूज करना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूजा जरूर अभी सो रही होगी। पूजा आपकी फ्रेंड है, आप बोल रहे हैं कि पूजा अभी सो रही होगी क्योंकि पूजा हमेशा लेट से उठती है। तो आप अभी बोल रहे कि पूजा जरूर अभी सो रही होगी, वो हमेशा लेट से उठती है तो वो जरूर अभी सो रही होगी। पूजा मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, आपको पूरा 100% श्योर है आप कि पूजा अभी सो ही रही होगी। पूजा जरूर अभी नहीं सो रही होगी, फोन चला रही होगी, वो जरूर सो नहीं रही होगी, नाटक कर रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस में आप पूजा मस्ट नॉट बी स्लीपिंग नाउ, पूजा जरूर अभी नहीं सो रही होगी। क्या पूजा जरूर अभी सो रही होगी? मस्ट पूजा बी स्लीपिंग नाउ? जरूरी नहीं होता सभी सेंटेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज आप करें ही, जरूरी नहीं होता इन सब का यूज आप करते ही होंगे। मैंने ये सेंटेंस आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह को सेंटेंस को फ्रेम करना होगा, वो मैं आपको बताई हूँ। यहाँ सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं कर रहा कि क्या पूजा जरूर सो रही होगी। ऐसा सेंटेंस अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि कैसे इसे सेट किया जाता है, एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली, तो आप बोलिएगा मस्ट पूजा बी स्लीपिंग नाउ, क्या पूजा जरूर सो रही होगी। पूजा कहाँ जरूर सो रही होगी, सेंटेंस को सेट हुआ नहीं हुआ, थोड़ा अटपटा सेंटेंस है, लेकिन मैंने फिर भी दिया क्योंकि आपको समझ में आए कि कैसे इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। वेयर मस्ट बी पूजा स्लीपिंग, वेयर मस्ट बी पूजा स्लीपिंग, पूजा कहाँ जरूर सो रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप जरूर या अवश्य का यूज कर दोगे तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसी किस तरह के सेंटेंस एक होमवर्क के लिए देती हूँ। वह जरूर पढ़ रहा होगा, ये सेंटेंस अटपटा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वह जरूर अभी पढ़ रहा होगा 100% पॉसिबिलिटी है, तो इसका आंसर 100% आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा लास्ट है will be able to। will be able to का मतलब है सकेगा या पाऊंगा, मतलब मैं वो काम कर सकूंगा, मैं वो काम कर पाऊंगा, ऐसे आप सेंटेंस बोलिएगा तो उसमें आपको will be able to का यूज करना होगा। जैसे वो स्कूल जा सकेगी, मान लो कल वो बीमार थी, वो स्कूल नहीं गई थी, आज उसका तबीयत ठीक है तो वह स्कूल जा सकेगी, तो she will be able to go to school। she will able to go to school, वह स्कूल जा सकेगी। वह स्कूल नहीं जा सकेगी, वो बीमार है अभी भी, वह स्कूल नहीं जा सकेगी। she will not be able to go to school, she will not be able to go to school। क्या वह स्कूल जा सकेगी? क्या उसका तबीयत ठीक हो गया है? क्या वह स्कूल जा सकेगी? will she be able to go to school, will she able to go to school। वह कब से स्कूल जा सकेगी, मतलब कब उसका तबीयत ठीक होगा, कब से वह स्कूल जा सकेगी। When will she be able to go to school, when will she able to go to school, वह कब से स्कूल जा सकेगी। तो जब आप ऐसे सेंटेंस बोलेगा ना कि मैं वो कर सकूंगा, मैं वो कर पाऊंगा, मैं वो खा सकूंगा, मैं वहां जा सकूंगा, तो इस वाले सेंटेंस के लिए आपको will be able to का यूज करना है। तो ये will be able to समझ में आ गया। इसका एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। सबसे पहले ये वुड होते क्या है, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। विल जो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, वुड हम फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, विल का यूज आप फ्यूचर के लिए कर सकते हैं बट वुड का यूज आप फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस में विल में भी गागेगी आएगा और वुड में भी गागेगी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई चीज पास होगा या आने वाले समय में कोई काम कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पास होगा, प्रेजेंट में कोई चीज पास होगा या फिर कोई प्रेजेंट में वो काम कर चुका होगा, मान लो रोहन मेरा फ्रेंड है, मैंने आपसे आके पूछा कि रोहन कहाँ है,
तो आप बोल रहे कि रोहन अब तक खेल चुका होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा। तो आप प्रेजेंट में बोल रहे, प्रेजेंट में उसका खेलने का काम खत्म हो चुका है, तो ऐसे वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो उसमें विल हैव का यूज करें, लेकिन आप प्रेजेंट या फ्यूचर इन पास्ट की बात बता रहे हो तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन वुड हैव का यूज करना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जहां भी हैव का यूज होता है वहां हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया भी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे कब? जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में कोई चीज प्रेजेंट में पास होगी या कोई प्रेजेंट में कोई काम कर चुका होगा, तब हम वुड हैव के इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे उसके पास पेन होगा, अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी में शो कर रही है। आप प्रेजेंट में बात करो, मान लो आप अपने पापा के साथ दुकान गए हो, आपके पापा ने कहा कि अपनी बहन के लिए पेन खरीद लो, तो आप बोल रहे कि उसके पास पेन होगा, आपको पॉसिबिलिटी भी है और आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि उसके पास पेन होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस, अब आने वाली फ्यूचर की बात आप नहीं बोल रहे कि आने वाले समय में उसके पास पेन होगा, ऐसी बात नहीं बोल रहे, आप प्रेजेंट की बात बोल रहे कि पेन नहीं खरीदते, पेन होगा। तो ऐसे वाले सेंस में हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। अब देखिए पास होगा, जब आपके पास कोई चीज पास होगी तो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास पेन है, उसके पास कार होगी, उसके पास बाइक होगी, पापा के पास स्कूटी होगी, तो ऐसे वाले सेंस में कोई काम नहीं हो रहा। स्कूटी होना कोई काम नहीं है, कार होना कोई काम नहीं है। तो जब कोई आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो उसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना। सबसे पहले आपको ही यूज करना है सब्जेक्ट, देन वुड हैव, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है अगर आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा, खेलने का, यहाँ पर वह खेल चुका होगा, खेलने का एक्शन हो रहा है ना, तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ही वुड हैव प्लेड बोलेंगे। अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो देख चुके होंगे, अब पहले हम ये पहचानते इसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें एक्शन हो रहा, देखने का काम हो रहा है ना, वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। पापा घर आ चुके होंगे, आने का काम इसमें भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे पापा वुड हैव कम होम, पापा वुड हैव कम होम, पापा आ चुके होंगे। तो आपको वुड हैव से क्या समझ में आया? पहले तो वुड हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि विल हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए करते हैं। लेकिन वुड हैव का यूज हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, और प्रेजेंट में कोई चीज पास होगी या पास्ट में कोई चीज पास होगी, ऐसे वाले सेंटेंस में, या फिर प्रेजेंट में आप कोई काम कर चुके होंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। तो आप ध्यान से विल हैव और वुड हैव का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन पढ़ चुका होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज या हैव के साथ अगर बिन लगा देते तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किया जा चुका है या हो गया है। मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है या फिर कोई काम किसी के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, ऐसे वाले सेंटेंस। तो किया जा चुका है, ये वाले सेंटेंस देकर आपको समझ में आ रहा ना कि ये पेसिव वाले सेंटेंस है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ही। लेकिन हो गया होगा में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो पेसिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में करते हैं, जो कि हम सब्जेक्ट बनाकर बैठाते हैं। देन हैज हैव के साथ बिन का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है। राम को भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया? बॉस के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, बहन के द्वारा, या फिर फ्रेंड के द्वारा, किसी के भी द्वारा तो भेजा गया है। राम खुद ही तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि राम को भेजा गया है, तो किसके द्वारा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हुआ है। हम सिर्फ इतना बोले राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। सेंड भेजने के लिए यूज होता है, उसका थर्ड फॉर्म सेंट हो जाता है। अगर हम बोलते राम को बॉस के द्वारा भेजा गया है, तो हम राम हैज बीन सेंट बाय बॉस यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, बॉस हमारा सब्जेक्ट था, जो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किए हैं बाय करके। ठीक है, मुझे घर बुलाया गया है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी के द्वारा तो बुलाया गया है, तो बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। बच्चों को पढ़ाया गया है टीचर द्वारा,
चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बाय टीचर। हम बाय करके किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हम अंडरस्टूड है, किसी के द्वारा तो बच्चों को पढ़ाया गया है, किसी के द्वारा तो राम को भेजा गया है, किसी के द्वारा तो मुझे घर बुलाया गया है, तो हम अंडरस्टूड होते हैं, इसलिए हम डूअर का जिक्र नहीं करते हैं। हम चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बोल देते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। उसे इस बारे में बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस। तो ये समझ में आ गया हैज बीन और हैव बीन का यूज कब करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको कॉल किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कुड हैव का यूज करेंगे कर सकते थे या पास हो सकती थी कोई चीज, मतलब इसमें भी आपका एक सेंटेंस आएगा जो कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन होगा आपके सेंटेंस में, तब आपको सब्जेक्ट देन कुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और एक तरह का सेंटेंस आएगा पास हो सकती थी, कोई चीज पास हो सकती थी पास्ट में, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। जैसे तुम वहां जा सकते थे, यहाँ जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर, जाने के लिए गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास हो सकती थी, कोई चीज हमारे पास हो सकती थी, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। मेरे पास पैसे हो सकते थे, पैसा होना कोई काम नहीं है, पैसा होना कोई एक्शन नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव मनी, आई कुड हैव मनी। आपके पास लैपटॉप हो सकता था, लैपटॉप होना भी कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ लैपटॉप, यू कुड हैव अ लैपटॉप। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उनके पास किताबें हो सकती थी, मतलब कोई चीज पास हो सकती थी या कर सकते थे के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का यूज करेंगे, और वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैड का यूज करेंगे चुका था, गया था, ली थी या दी थी वाले सेंस में। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है कि वह आ चुका था, मतलब जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो आ चुका था, उसका आने का काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था। ही हैड कम, ही हैड कम। ये जो कम है ना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म कैम होता है एंड थर्ड फॉर्म भी कम होता है, इसलिए ये हम थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, खाना खाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैड ईटन। अब ज्यादातर हिंदी वाले सेंस पे ना जाए, आप अपने बोलने के अकॉर्डिंग पे जाए, आप क्या बोलना चाहते हैं, कोई काम कंप्लीट कर चुका था वो वाला सेंस बोल रहे हैं या फिर कोई और सेंस की सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो उसने खा लिया था, हम जो सेंटेंस बोल रहे उसने खा लिया था, मतलब मैं आपको जब बता रही हूँ तब तक तो उसने खा लिया था, उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तभी तो मैं आपको आके बता रही हूँ, इसलिए मैं यूज करूंगी शी हैड ईटन। राम खेल चुका था, मेरे बोलने तक राम खेल चुका था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन घर जा चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डू डज। डू डज का यूज करेंगे कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ नहीं करती या कोई कुछ नहीं करते। करता ता ते ती, मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, बल्कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। तो आपको याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन डू डज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डू डज का यूज करें तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। वह नहीं जाता है, आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है ती है ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे जाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वे नहीं जाते, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। क्या राम नहीं बोलता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे डज राम नॉट स्पीक, डज राम नॉट स्पीक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप नहीं खेलते हो।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ताते तियारा यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम डू डज का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का यूज करेंगे करने वाले हैं, मतलब कोई काम होने वाला, एग्जाम आने वाला है, हम जाने वाले, हम खेलने वाले हैं, वो खाना बनाने वाले हैं, मतलब अभी कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। देन अबाउट टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। मैं आने वाला हूं, अभी आया नहीं हूं, मैं आने वाला हूं। तो पहले ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वो खेलने वाला है, अभी खेला नहीं, वो खेलने वाला, ये भी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, या फिर अगर हम यहाँ पर हो ना बोलकर हम थे का यूज करते हैं, तुम जाने वाले थे तो हम बोलते हैं यू वर, यहाँ पे वर का यूज कर देंगे। यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। अगर हम बोलते वह सोने वाला था, यहाँ पे हम पास्ट की बात करते वो सोने वाला था तो यहाँ पर हम वॉज का यूज कर देते, बोलते ही वॉज अबाउट टू स्लीप। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपका चेंज होगा, वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप देखने वाले हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अबाउट टू का यूज करते कोई काम होने वाला है ऐसे वाले सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज तो हम बहुत करते हैं, पड़ रहा है, मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं उसी वक्त आपको कॉल करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहा था, मम्मी ने मुझे देख लिया, मम्मी ने मुझे डांटा, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप उस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको डांटा, इसलिए आप पढ़ने के लिए बैठे। तो आप उस समय बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। देन हैविंग टू का यूज कीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको बताया ना, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू प्ले, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस था इसलिए हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं। ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब था का बात कर दी, यानी कि ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो यू, तुमको के लिए यू के साथ वर्ड लगता है। यू वर हैविंग टू इट, यू वर हैविंग टू इट, तुमको खाना पड़ रहा था। उसे देखना पड़ रहा था, उसे के लिए ही का यूज करेंगे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज हैविंग टू सी, ही वॉज हैविंग टू सी, उसे देखना पड़ रहा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बोलना पड़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है या कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था, पास्ट या प्रेजेंट की बात करें तो उसमें हैविंग टू का यूज करें, और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे। अगर पास्ट की बात करें तो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी। ये हमारा मॉडल वर्ब है, कैन बी का यूज करते हो सकते हैं, मतलब कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है। जैसे मुझसे आके किसी ने पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगी रोहन अभी बिजी हो सकता है, मतलब मुझे थोड़ी, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि रोहन का भी पढ़ने का टाइम है तो रोहन पढ़ने में बिजी होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रोहन अभी बिजी हो सकता है क्योंकि उसकी एग्जाम आने वाली है, वो पढ़ने के लिए बैठा है तो वो बिजी हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है इसलिए हम उसमें कैन बी का यूज करें। अगर थोड़ा सा लो पॉसिबिलिटी होता है ना तो कैन की जगह हम कुड का यूज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट, देन कैन बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन होगा ही नहीं। जैसे वह घर पर हो सकता है, घर पे होना कोई काम नहीं है। अब मैं और आप बाहर जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरा भाई घर पे हो सकता है, और कहाँ जाएगा, मेरा भाई और कहीं नहीं जाता, मेरा भाई घर पे हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं तो अपने भाई के बारे में जानती हूँ, तो मैं तो बता सकती हूँ कि मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, तो मैं बोलूंगी ही कैन बी एट होम। ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी का रसोई में होने का टाइम है, तो मम्मी रसोई में हो सकती। मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। मेरा भाई स्कूल में हो सकता है, स्कूल का टाइमिंग है तो मेरा भाई स्कूल में हो सकता है। माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल, यहाँ पर इन द स्कूल का यूज होगा गाइस। माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो बिजी हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है वो बिजी हो सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सबसे पहले शुड बी का यूज मैंने आपको बार बार बताया कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट आप हो, आपको टीचर होना चाहिए, आपको स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ऐसे इस सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए। आपको दिल्ली में होना चाहिए, आपको घर में होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए। तो आप जब भी सब्जेक्ट को कहीं होने या कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। या फिर सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को खेल रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट को कुछ होने या कहीं होने या कुछ कर रहा होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन अदर वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन होगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट अदर वर्ड्स लगा दीजिएगा। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, घर पे होना कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, खेलने का काम हो रहा है, तो इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। रवि को स्कूल में होना चाहिए, रवि शुड बी इन द स्कूल, रवि शुड बी इन द स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, टीना को सो रहा होना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गई, सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए की बात करेंगे, या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए का बात करेंगे, तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई एक्शन हो रहा है तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में रहा होना चाहिए आएगा, तो आप समझ जाएंगे उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें डायरेक्ट शुड बी के बाद अदर वर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड टू। हैड टू का यूज करेंगे करना पड़ा या करना पड़ता था। पास्ट में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा या करना पड़ता था, ऐसे वाले सेंस में आपको हैड टू का यूज करना पास्ट में। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, देन हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ा, मैंने आपसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए, तो आप बोल रहे मुझे जाना पड़ा, मुझे मम्मी ने भेजा इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो आप बोलेगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उससे खेलना पड़ता था, वो उसके साथ खेलना बिल्कुल नहीं चाहता था, उसे खेलना पड़ता था। ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। उसे देखना पड़ा, ही हैड टू सी, ही हैड टू सी। आपको बोलना पड़ता था, आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आपको बोलना पड़ता था। यू हैड टू स्पीक, यू हैड टू स्पीक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे मेरे घर आना पड़ा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड। शुड हमारा मॉडल वर्ब है, इसका यूज करते हैं चाहिए जब आप किसी को सलाह यानी कि एडवाइस या सजेशन आप किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हो ना कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको रोज उससे बात करना चाहिए, या फिर आप किसी से एडवाइस लेते हो, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए, क्या मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो किसी से एडवाइस लेना, सजेशन लेना या किसी को उसे देना, एडवाइस या सजेशन को देना, उसमें आपको शुड का यूज करना। और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए तो जरूर आएगा। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो ना कि वहां जाने से तुम्हारा बेनिफिट होने वाला है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, ही शुड थिंक्स टू स्पीक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क, वी शुड आस्क। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक,
यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए आपको देखना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, तो इसमें शुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज करेंगे सका या पाया के सेंस में। कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है कुड के साथ, ठीक है। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आप ऐसे बोलते हो ना, मैं वहां जा सका, मैं ये कर पाया, मैं एग्जाम दे पाया, मैं एग्जाम देने जा सका, तो सका या पाया वाले सेंस में आपको कुड का यूज करना है। मैं नहीं कर पाया, मतलब कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू, वो नहीं जा पाया, उसकी शायद तबीयत खराब हो गई होगी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया। ही कुडंट गो, ही कुडंट गो, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट हो गया। वो देख नहीं सका, ही कुड नॉट सी या ही कुडंट सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप ये कर पाए, यू कुड डू इट, यू कुड डू इट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह आपसे बात नहीं कर सका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज हैज या हैव का यूज करेंगे। किसी के पास कुछ है, पास होने की बात करेंगे तो हम उसके लिए हैज या हैव का यूज करेंगे। इसमें कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपके पास पेन है, मेरे पास कार है, उसके पास बाइक है, तो पास होने के बाद हम कर रहे हैं ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट हैज हैव का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बस एकदम सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप। राम के पास किताबें हैं, राम हैज बुक। अब आप ये याद रखें, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसमें हैज का यूज करें, अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हैव का यूज करेंगे। बस आपको ये समझना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, अदर सब्जेक्ट के साथ हैव। पापा के पास स्कूटी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है मस्ट बी। मस्ट बी का यूज करेंगे जरूर। जब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, अब चाहिए आ रहा तो इसमें आप शुड लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सेंटेंस में जरूर आ रहा है। अगर आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का, अवश्य ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं जिसके मतलब मैं आपको बोलूं कि तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसके आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूल छुट्टी करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जरूर स्कूल जाना चाहिए, नो ऑप्शन, तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन मस्ट बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें अगर आपका कोई काम हो रहा होगा तो उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे। जैसे वो पक्का घर पर हो सकता है, अब यहाँ हो सकता है तो आप कैन बी का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पक्का, अवश्य या जरूर का बात कर रहे हैं। कोई चीज आप बहुत हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें हम मस्ट का यूज करेंगे। वह पक्का घर पर हो सकता है, ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा, यहाँ देखने का काम हो रहा है ना, और रहा होगा हम बोल रहे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे इसमें। ही मस्ट बी वॉचिंग, देखने के लिए वॉच का यूज होता है, उसमें आईएनजी लगा दी तो वॉचिंग हो गया। राहुल जरूर पढ़ रहा होगा, राहुल का पढ़ने का काम हो रहा है, राहुल मस्ट बी रीडिंग। पापा अवश्य ऑफिस में हो सकते हैं, ऑफिस में होना कोई काम नहीं है, लेकिन अवश्य आ रहा तो मस्ट बी का तो यूज होगा, बोलेंगे पापा मस्ट बी इन द ऑफिस, पापा मस्ट बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मम्मी जरूर खाना बना रही होगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस जरूर, पक्का या अवश्य, या फिर आप बोलना चाहते हैं जिसमें हाई पॉसिबिलिटी हो, पूरी हाई पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें मस्ट का आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज करेंगे, किसी के पास कुछ नहीं था। अब मैंने डू डज का यूज आपको बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ता तेती आपके सेंटेंस में, ता है ती है आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और डिड का यूज करेंगे जब आपके सेंटेंस में ता था ती थी, पास्ट में कोई काम कर पाता, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में, तो उसमें आपको डिड का यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों लगाए, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ पास होने की बात कर रहे हैं ना। कोई चीज मेरे पास है, उसमें हम हैव का यूज करेंगे ही। मेरे पास कार नहीं थी, पास्ट में नहीं थी, तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार,
आई डिड नॉट हैव अ कार, क्या आपके पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में किए, देन सब्जेक्ट का यूज किए। डिड यू नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी। आपके पास किताबें नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बुक्स, यू डिड नॉट हैव बुक्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम के पास बाइक नहीं था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल बी, विल बी का यूज करेंगे रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, विल का यूज होता है फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा फ्यूचर में, तो हम उसमें विल बी का यूज करेंगे सब्जेक्ट देन विल बी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्योंकि रहा होगा कोई काम, कंटिन्यू कर रहा होगा आने वाले समय में, इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह खेल रहा होगा, खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वह देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग। पापा दिल्ली जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली, पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप वीडियो देख रहे होंगे, आने वाले समय में आप वीडियो देख रहे होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज और हैव का यूज, चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है। अब इससे पहले आप बोलेंगे मैम एक और यूज तो देखे थे हैज हैव का, उसमें क्या था? तो उसमें हैज और हैव के में था किसी के पास कुछ है, हम बोलेंगे तो हैज हैव का यूज करेंगे पास रहने के सेंस में। लेकिन अब हम हैज और हैव का यूज करेंगे चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था। मतलब ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सब्जेक्ट देन हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब आपके सेंटेंस में कोई काम कर चुका था। वह गया था मतलब जाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैज गॉन। और हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज। उसने किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। वह घर आ चुका है, ही हैज कम, ही हैज कम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह खाना खा लिया था, खाना खाने का काम फिनिश हो चुका था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कैन। कैन का यूज करेंगे सकता है वाले सेंस में, कोई काम कर सकता है, किसी की एबिलिटी, किसी की एबिलिटी क्षमता के बारे में बात करें कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो उसमें हम कैन का यूज करेंगे सब्जेक्ट देन कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वह कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है करने की, वह कर सकता है, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है आने की, वी कैन कम, वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच। आप चल सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, चलने की एबिलिटी है, यू कैन वॉक, यू कैन वॉक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए वो बोल सकती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब है मे हैव। मे हैव का यूज करेंगे शायद होगा वाला सेंस में। मतलब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना जिसमें आपको पॉसिबिलिटी 50% की होती है, शायद वो देख रहा होगा, शायद वो तुमसे बात कर रहा होगा, शायद उसके पास बुक होगा। ऐसे वाले सेंटेंस में कोई काम कर पास होगा या फिर कोई काम कर रहा होगा, शायद पॉसिबिलिटी 50% की होगी, तो उसमें मे हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट देन मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम रूल, अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। जैसे उसके पास शायद कार होगी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कार होना कोई एक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार। वह शायद खेल चुका होगा, शायद खेल चुका होगा या काम हो रहा है खेलने का, तो हम बोलेंगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होगे, यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड। वह शायद जा चुका होगा, ही मे हैव गॉन, ही मे हैव गॉन। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए राम देख चुका होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस मे का यूज हम 50% की पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में एकदम लेस पॉसिबिलिटी हो, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है, ठीक है, माइट का यूज। अगर 50% की पॉसिबिलिटी रही तो मे, अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी रही तो माइट।
बस यही आपको समझना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को कर लिया कवर। ये वैसे मॉडल वर्ब है जिनका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।